हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम साइंस का प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। आज भी हम इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को देखेंगे और इनके हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिनसे इजी लेवल से लेकर मॉडरेट लेवल तक हर एक क्वेश्चन को बनाने का तरीका सीखेंगे और इनसे एक क्वेश्चन से मल्टीपल क्वेश्चन का प्रिपरेशन हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो पहला क्वेश्चन है, लीवर में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन है कायिक कोशिका, चालनिक कोशिका, कुफर कोशिका या कोई नहीं एक से अधिक। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कुफर कोशिका। ये जो कोशिकाएं होती है कुफर कोशिका, ये हमारे लीवर में पाया जाता है। ठीक है, लीवर का वजन होता है 1.5 kg। ठीक है, और इसी के बीच में गोल ब्लाडर पाया जाता है, यानी लीवर में पाया जाता है गोल ब्लाडर, और इसी गोल ब्लाडर से सेक्रेट होता है यानी स्रावित होता है बाइल नाम का पिगमेंट। ठीक है, बाइल स्रावित होता है और ये क्या करते हैं, फैट का ब्रेक डाउन करते हैं। हम लोग जो भी भोजन लेते हैं उनमें जो फैट हमारे अंदर आता है उनका ब्रेक डाउन कौन करता है? तो ये बाइल करता है। ठीक है, अब आगे और भी चीजें जानते हैं लीवर के बारे में। लीवर में जो होती हैं, हमारे लीवर में जो ग्लूकोज होते हैं वो ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर हो जाते हैं। ये ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर हो जाते हैं और जब हमें फिर ग्लूकोज की नीड होती है, जरूरत होती है, फिर तब ग्लाइकोजेन से ग्लूकोज बन जाते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजिनोसिस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं। यहां पे लिख देता हूं ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनेसिस। ठीक है, और जब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनते हैं तो उसे कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। मेन पॉइंट याद रखिए, लास्ट वाला लाइसिस। ठीक है, अब इसमें जो और एक ऑप्शन दिया हुआ है कायिक कोशिका, इसके बारे में जान लेते हैं। कायिक कोशिका जो होती हैं, जो फ्लावर के जो एंड्रोसियम वाले पार्ट होते हैं यानी मेल वाले पार्ट जो होते हैं, उसमें पाए जाते हैं पोलेन ग्रेन। ठीक है, पोलेन ग्रेन। इसी पोलेन ग्रेन में दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। एक कोशिका होती है जनन कोशिका, जो जनन करने में मदद करती है, जो आगे चल के भ्रूण बनाती है। ठीक है, और दूसरी कोशिका होती है कायिक कोशिका। ये क्या करते हैं? कायिक कोशिका ये क्या करते हैं? न्यूट्रिशन के लिए, जो भ्रूण बनेगा इनको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? तो ये कायिक कोशिका न्यूट्रिशन के लिए बनाते हैं इनका जुगाड़। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं कि ये और भी जो है कायिक कोशिका, ये ऊतकों की मरम्मत में भी काम में आते हैं। ठीक है, जो ऊतक है उनके मरम्मत में भी ये मदद करते हैं। कायिक कोशिका अपनी संख्या में कैसे वृद्धि करते हैं? तो ये माइटोसिस डिवीजन करते हैं। ये बात आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये माइटोसिस डिवीजन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, जबकि रिप्रोडक्टिव सेल जो होते हैं यानी जनन कोशिका, वो माइटोसिस मियोसिस दोनों करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में यूरिया कहां बनता है? तो ऑप्शन दे रखा है किडनी में, लीवर में, मस्तिष्क में, कोई नहीं है एक से अधिक। ये काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लीवर में। ठीक है, अब लीवर से रिलेटेड कुछ और बातें जान लेते हैं। लीवर में किस प्रकार ये बनता है यूरिया? तो जो अमोनिया होता है यानी NH3, ये क्या हो जाते हैं, लीवर क्या करता है, इनको यूरिया में बदल देता है। ठीक है, और अमोनिया से यूरिया जो बदलता है, इन साइकिल को क्या बोलते हैं? ऑरिनिथीन साइकिल। इसको बोलते हैं ऑरिनिथीन साइकिल। ठीक है, ऑरिनिथीन साइकिल के थ्रू NH3 यूरिया में बदल जाता है। और यूरिया में किस में बदलता है? टेलिक है। जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो एमिनोटेलिक है, और जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं तो समझ लीजिए वो जलीय जीव है। ज्यादातर जलीय जीव ही अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भोजन का संग्रह कौन करता है? ठीक है, यानी पादप की बात कही जा रही है, क्योंकि ऑप्शन में पादप वाली चीजें हैं। तो जो पादप होते हैं यानी प्लांट जो होते हैं, उसमें भोजन का संग्रह करने का कौन काम करता है? ठीक है, तो जाइलम करते हैं, फ्लोएम करते हैं, या फिर क्लोरेनकाइम करते हैं। तो जाइलम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वैसे जाइलम पैरेंकाइम होना चाहिए। ठीक है, जो जाइलम चूंकि एक टिश्यू है, जाइलम एक ऊतक है, फ्लोएम भी एक ऊतक है। जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक मिलकर संवहन ऊतक का निर्माण करते हैं। यानी जो भी पादप में जो जल होते हैं, खाद होते हैं, लवण होते हैं, इन सब का संवहन करने में कौन हेल्प करता है? तो यही जाइलम फ्लोएम करता है। ठीक है, जो जाइलम पैरेंकाइम होते हैं, जाइलम पैरेंकाइम जो भी फूड बनता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, ये स्टोर हो जाते हैं किसमें? तो जाइलम पैरेंकाइम में। जाइलम पैरेंकाइम क्या करते हैं? भोजन को स्टोर करने का काम करते हैं। ठीक है, अब जाइलम से रिलेटेड और भी चीजें बता देता हूं। जाइलम क्या करते हैं, जो भी रूट यानी प्लांट में जो रूट होते हैं मिट्टी में, रूट से जितने भी H2O वाटर होते हैं, खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनको लीफ तक पहुंचाने का काम करते हैं ये जाइलम। ठीक है, और फ्लोएम क्या काम करते हैं, जो भी लीफ में बना, ठीक है, जो भी पदार्थ लीफ में बना खाद्य पदार्थ, उनको पूरे पौधे में पहुंचाने का काम कौन करते हैं? ये करते हैं आपका फ्लोएम। ठीक है, तो याद रखिएगा जाइलम हमेशा अपवर्ड में फ्लो करता है और फ्लोएम अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों, क्योंकि इनको पूरे प्लांट में भोजन पहुंचाना होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि कौन सा धातु जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है? ठीक है, तो ये सब ऑप्शन है सोडियम, पारा,
3 कोई नहीं या 1 से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। ठीक है, ये वाली क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस में पढ़ा था कि जो सोडियम होती है, सोडियम तो पहली बात ये एक धातु है और ये एक हाईली रिएक्टिव धातु है। ठीक है, ये हाईली रिएक्टिव धातु है, यानी पोटेशियम सबसे ऊपर होते हैं, सबसे हाईली रिएक्टिव, उसके बाद दूसरे नंबर में यही है, यानी ये हाईली रिएक्टिव धातु होते हैं। ये एक ऐसा धातु होते हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, ये एक्सेप्शन होते हैं इनका, क्योंकि ठोस का गुण क्या है कि वो कठोर होते हैं, बट सोडियम जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ये धातु यानी सोडियम ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं इसी वजह से तो सोडियम को पानी पे डालने पे एक विस्फोट होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस जो होते हैं एक विस्फोटक पदार्थ है। ठीक है, और NaOH बना लेते हैं। याद रखिएगा, जब Na जो ये सोडियम जो है अगर जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो NaOH और H2 बनाते हैं। ठीक है, पारा, पारा क्या होते हैं? ये भी एक धातु है, ये कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है टिंडल प्रभाव संभव नहीं है। ठीक है, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? जब लाइट किसी भी माध्यम से गुजरती है तो लाइट के जो है कि जो रास्ता होते हैं वो लाइट के मार्ग दिखने लगते हैं कि लाइट कैसा है, किधर से होकर गुजर रहा है। अगर लाइट के मार्ग दिखने लगते हैं तो वही होते हैं टिंडल प्रभाव। ये जो होते हैं अक्सर विषमांगी में देखने को ही मिलेंगे, विषमांगी मिश्रण में। चाहे विषमांगी मिश्रण में आप दूध को ले सकते हो, कोहड़ा ले सकते हो। ठीक है, विषमांगी मिश्रण में भी कौन? कोलाइडल, COLIDL, कोलाइडल में ही टिंडल प्रभाव संभव है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, तो दूध में तो नहीं होंगे क्योंकि ये कोलाइडल है, विषमांगी है, सॉरी हाँ दूध में होंगे क्योंकि इसमें टिंडल प्रभाव संभव है, कोहरे में होंगे, इसमें संभव है। और हमेशा ये बात ध्यान दीजिए, कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं अगर नहीं दिखे तो उसको अंडरलाइन कर दिया कीजिए, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट इसी में मिस्टेक करते हैं, नहीं वाले कॉन्सेप्ट में। तो नहीं जिसमें है वो अंडरलाइन कर दीजिए। तो कोहरा में तो होगा, तो यानी ये राइट आंसर नहीं है। दूध में भी होगा, ये भी राइट आंसर नहीं है। कॉपर सल्फेट, हाँ कॉपर सल्फेट में नहीं होगा क्योंकि कॉपर सल्फेट भाई समांगी मिश्रण है। कॉपर सल्फेट क्या है? समांगी मिश्रण है। नमक पानी, चीनी पानी, कॉपर सल्फेट ये सभी समांगी है, इसमें आपको प्रकाश का मार्ग नहीं दिखेगा। ठीक है, टिंडल प्रभाव में भी ये जो विषमांगी मिश्रण होते हैं उससे जब लाइट गुजारते हैं तो लाइट जो छोटे छोटे कण होते हैं विषमांगी मिश्रण के, उस कण से टकरा के प्रकाश प्रकीर्णित हो जाते हैं, इस प्रकार उनका मार्ग दिखने लगता है, जिससे हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव। ये सिनेमा हॉल में भी दिखते हैं, जहां जहां विषमांगी होगी, जहां जहां कण जो है थोड़े से बड़े हैं, 10.9 से थोड़े से बड़े हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि LPG सिलेंडर में सुगंध के लिए मिलाया जाता है एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है, इथाइल आइसोसाइनाइड मिलाया जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड मिलाया जाता है, कोई नहीं या 1 से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एथिल मरकैप्टन। ठीक है, एथिल मरकैप्टन यानी CH3CH2SH। अब इसमें सल्फर है, सल्फर क्या होते हैं? एक सुगंध वाली चीज होती है, तो जहां सल्फर यूज होगा तो समझिए वहां सुगंध वाली बात ही होगी, इसीलिए तो इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, जो सल्फर सुगंध होती है। अब तो इथाइल मरकैप्टन जब सिलेंडर में मिलाते हैं ताकि अगर कोई लीकेज हो तो कोई एक्सीडेंट ना हो, हमें पता चल जाए कि गैस लीक हो रहा, इससे दुर्घटना होने से बच सकती है। ठीक है, अब है इथाइल आइसोसाइनाइड, जो भोपाल त्रासदी वाला कांड हुआ था उसमें इथाइल आइसोसाइनाइड ही लीक हुआ था, C3H5 और N, ये होता है इथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला। हाइड्रोजन सल्फाइड HS। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड ना एक अकार्बनिक यौगिक है, रंगहीन गैस है, ये ना सरे अंडे जैसी सुगंध करती है ये हाइड्रोजन सल्फाइड। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है, न्यूटन होता है, जूल होता है, कोई नहीं या 1 से अधिक। तो ये बात सबसे पहले ध्यान देने योग्य है कि तीव्रता कहा जा रहा है। सिंपली एसआई कहता तो कुछ अलग बातें हो जाती, अगर तीव्रता कह रही है तो कुछ अलग बातें हो जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता का है या ध्वनि को कैसे मापते हैं ये कहें तो दोनों के लिए राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल। अगर सिंपल इस ध्वनि का सिर्फ एसआई बोले तो हेनरी हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि का एसआई सिंपली कहे। न्यूटन जो है बल के लिए हम लोग यूज करते हैं, यानी बल को किस में मापते हैं? न्यूटन में मापते हैं। कार्य जो है कार्य को किस में मापते हैं? जूल में मापते हैं। तो ये था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का वजन 60 केजी है तो चंद्रमा पर उसका वजन हो जाएगा। ऑप्शन है 60 केजी, 20 केजी, 30 केजी, कोई नहीं या 1 से अधिक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए आंसर आपको कैसे निकालना है। सबसे पहले तो ध्यान देना कि क्वेश्चन में वजन कह रहा है कि द्रव्यमान, अगर द्रव्यमान कहता तब तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर वजन कह रहा है तो याद रखिए जो यहाँ का गुरुत्व त्वरण होता है उसके हिसाब से वजन होता है। तो यहाँ पृथ्वी के अकॉर्डिंग जो चंद्रमा का गुरुत्व होता है वो 1/6 भाग होता है। ठीक है, यानी अगर किसी का 60 केजी वजन है पृथ्वी पे, अगर वो चंद्रमा पे जाएगा तो 1/6 भाग हो जाएगा। तो इस प्रकार कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 केजी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है, अगर द्रव्यमान देता तो हम मानते हैं
कि ये 60 kg का 60 kg। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में फेरों की संख्या। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ है N2 अधिक होता है, N1 कम होता है। इसमें N1 अधिक है, N2 कम, या दोनों इक्वल होते हैं, कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका N2 अधिक होते हैं N1 से। तो ट्रांसफार्मर की बात करते हैं हम लोग। तो ट्रांसफार्मर जो होते हैं, सबसे पहली बात ये बात ध्यान देंगे कि ये केवल एसी करंट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब सिर्फ एसी करंट में ही ये फ्लो होते हैं। ठीक है, अगर डीसी करंट इनसे फ्लो होंगे तो इसकी बाइंडिंग जल जाएगी। तो इसीलिए ये सिर्फ क्या करते हैं, एसी करंट के केवल वोल्टेज व धारा में परिवर्तन करता है। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर, और आवृत्ति में परिवर्तन नहीं करता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि ये जो है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे काम करते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करते हैं। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर होते हैं, ट्रांसफार्मर इनका जो ये क्रोड होता है, ये क्रोड नर्म लोहा का बना होता है, और इसमें जो कोयल लगे होते हैं, लपेटन, वो होते हैं कॉपर के होते हैं। ठीक है, तो वही है ट्रांसफार्मर। सबसे पहले मैं एक ट्रांसफार्मर बना दूं। अगर स्टेप अप का है तो समझिए N1 में फेरों की संख्या कम है और N2 में फेरों की संख्या अधिक है। इधर है N2 और इधर है N1। अगर यही हमें कह देता कि स्टेप डाउन कहता, तो N1 में फेरों की संख्या अधिक होती और N2 में फेरों की संख्या क्या हो जाती, कम हो जाती। ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वस्तु ए का वजन 700 kg है तो वस्तु बी का वजन 800 kg है, किन के लिए पलायन वेग अधिक होगा? तो ऑप्शन है बी अधिक, ए अधिक, समान, या कोई नहीं। ये एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि इनको बस आपको अपना दिमाग फॉलो करना है इन पे। ठीक है, तो बस आप सही राइट आंसर मार देंगे। इसमें क्या हो जाएगा, समान। क्यों समान हो जाएगा, इसके पीछे रीजन जानिए। सबसे पहले पलायन वेग का फॉर्मूला जानिए। पलायन वेग क्या है, ये 2gm बटा आर, आर यानी हो गया आपका डिस्टेंस। ठीक है, आर क्या हो गया आपके लिए, डिस्टेंस। इधर मैं लिख देता हूं 2gm बटा आर, आर हो गया डिस्टेंस। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें कहीं भी ये मास के लिए है। ठीक है, वजन के लिए नहीं है, मास के लिए, द्रव्यमान के लिए। ये है सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, और ये है डिस्टेंस। तो इसमें कहीं भी वजन की बात नहीं कही गई है। तो जो पलायन वेग होते हैं वो वजन पे निर्भर नहीं करता, चाहे कितना भी केजी का हो, वजन पे पलायन नहीं निर्भर नहीं करता। पृथ्वी का पलायन वेग होता है, पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी पलायन वेग वो है जब आप इतने पलायन वेग की स्पीड से अगर कोई चीज फेंकते हो तो वो क्या होती है, वो पृथ्वी से बाहर चली जाती है, वापस नहीं आती है। पलायन वेग से बस होना चाहिए, यानी पलायन वेग पार कर जाना चाहिए। तो पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर। यानी आप देखते हो कोई भी मिसाइल जो लॉन्च होती है वो पलायन वेग से होती है, यानी 11.2 किलोमीटर के पर सेकेंड की स्पीड से कोई चीज पृथ्वी से ऊपर की हो जाती है तो वो वापस नहीं आती है। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। और चंद्रमा पे पलायन वेग कम होता है, इसीलिए चांद पर कोई भी अगर साइंटिस्ट उतरते हैं तो अपने पीठ पे बोझा लेके उतरते हैं, क्योंकि वहां का पलायन वेग कम है। अगर आप जोर से जंप कीजिएगा और पलायन वेग के बराबर पहुंच जाइएगा तो आप फिर चलते बन जाइएगा दुनिया से बाहर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आज का आखिरी क्वेश्चन। अगर इस तरह की सीरीज आपको अच्छी लग रही है साइंस वाली, तो आप वीडियो को लाइक किया कीजिए, कमेंट में अपना रिव्यू दिया कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। और हाँ, आप लोग में से वीडियो बहुत लोग देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे वीडियो बनाऊंगा।